जेटी फाउंडेशन के कर्ता धर्ता हमारे तारिक साहब को बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू कि आपने इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया। बहुत अच्छा लगता है कि जब हम अपने दुनिया के लिए, अपने घर के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह के कार्यक्रम को करते हैं और अपनी जागरूकता का परिचय देते हैं। लोग कहते हैं, और मैं कबीर की बातों को यहाँ बताना चाहूँगा। कबीर हम सबके जानकारी में रहे हैं, बहुत ही अच्छे मुखर वक्ता और संत रहे हैं। सारी बातों को सुना और लिखा, अपनी कोशिशों से जितना हो सका सबके बातों को लिखने की कोशिश की। मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं उसी को यहाँ बताने वाला हूं। और सबसे पहली बात कबीर की बात करना चाहूँगा कि सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। तो संसार सुखमय है, ये सुख की तलाश में है। संसार सुख की तलाश में है, वो खाता है और सोता है। हाँ, खाए और सोवे। सोने का मतलब दो अर्थ है, एक तो संतति पैदा करना, एक सच में सोना। सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। जो कबीर जैसे लोग होते हैं वो जागते हैं, और जब जागरण आती है, जैसे आप लोग जब जागरूक लोग इकट्ठे होते हैं तो आप लोग रो रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों में मैंने यही नोटिस किया कि हम लोग ज़्यादा अपने दुख और चिंता को ही व्यक्त कर रहे हैं। तो जो कबीर वाले लोग होते हैं, कबीर के व्यक्तित्व और विचारधारा से प्रेरित लोग होते हैं, वो जब जागे रहते हैं, क्योंकि जागे ही रहते हैं वैसे लोग, तो जागने वाले लोग के पास जब दुनिया के दुख दर्द उन्हें दिखता है, जब दुनिया का कटु सत्य उन्हें दिखता है, तब वो उनके पास पहले तो रोने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। हम लोग जब हिंदी साहित्य में बच्चों को पढ़ाते हैं कामायनी, तो उन्हें पढ़ाते हैं, पहले आता है कामायनी में चिंता सर्ग, और चिंता से जाता है फिर आनंद की ओर। तो आनंद से पहले तो चिंता की ही शुरुआत होती है। हम सब चिंता ही पहले जताते हैं। और आज जिस चिंता को जताने के लिए आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं तारिक साहब, शाहिद साहब, खालिद सर, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष इमाम बुखारी साहब, अब्दुल्ला बुखारी सर। बहुत ही आपका आभार कि आपने मुझे बुलाया। कार्यक्रम में संजीव भाई हैं, साकेब जी हैं, आप लोग कार्यक्रम के रीढ़ हैं। मैं आप सबको नमन करता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका इस अवसर पर। हम और हमारा संविधान। एक बात दोस्तों कहना चाहूँगा कि जब हम और हमारा संविधान कहते तो हम कौन है उस बीच में। अब टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं टॉपिक और आपके तमाम वक्तव्यों को सुनकर अपनी बात यहाँ साझा करना चाहूँगा कि हम कौन हैं, पहला सवाल है। तो जब हम की बात आती है तो मुझे एक कविता याद आती है मैथिली शरण गुप्त की। कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो हम लोग विचारने आए हैं समस्या। एक इसी संदर्भ में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात आती है याद। वे कहते हैं कि आवों मिलके रोवों भारत भाई। जिस वहाँ पे लिखा है हम भारत के लोग, तो भारत की ही बात मैं बता रहा हूँ कि आवों मिलके रोवों भारत भाई, हा भारत दुर्दशा अब ना देखी जाए। तो भारत दुर्दशा की बात जो 1857 के बाद भारतेंदु का जन्म होता है और 1885 में उनका डेथ हो जाता है। तो 1900 के पहले जो भारतेंदु कह रहे थे कि आवों मिलके रोवों भारत भाई, हा भारत दुर्दशा अब ना देखी जाए, तो दुर्दशा पर तो आज भी हम चिंतित हैं। तो हम जो कि जिसमें जो लाइन है हमारा, हम और उस समय का जो हम था और आज का जो हम है, उसमें कितना बदलाव आया ये हम अच्छी तरह से जान रहे हैं। और हम जान रहे हैं इसीलिए तो सारी चीज़ें बोले। अभी हमें पता है कि हम अभी तक ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, और मगर मैं निराशा की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे यकीन है इस बात में। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि आदमी अगर कम हो तो निराशा की बात नहीं है, एकला ही चलो। कहते हैं, एक लाइन है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर,
लोग जुड़ते गए और कारवां बढ़ता गया। मजरू सुल्तानपुरी का है। तो हम लोग अकेले भी चलेंगे और कारवां तो बढ़ता ही जाएगा। और आप जब निकल चुके हैं घर से तो एक कदम के बाद ही मीलों की दूरी नापी जाती है। तो हम लोग निकल चुके हैं, अब निकलने हैं, तो निकले हुए लोग जो हैं उनके साथ आदमी जुड़ते जाएंगे। इसलिए हमें निराशा को भीतर अगर आ रहा है, निराशा की कुछ बातें आ रही है, तो इस संदर्भ में फिर मैं एक बात कहूँगा कि गुरु गोविंद सिंह की बातें मुझे इस संदर्भ में याद आती है। अगर आप अकेले ही हैं, आपको लगता है कि हम अकेले हैं, कबीर भी अकेले ही रो रहे थे। जो रोने वाले चलने वाले लोग होते हैं वो अकेले अक्सर पड़ जाते हैं, परिवार से भी अकेले पड़ जाते हैं। बाबा साहब भी अकेले पड़ गए थे। मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री पढ़ने की कोशिश की है। बाबा साहब भी अकेले रहे और कई नेता अपने अलग अलग समय में अकेले हो जाते हैं। कई बार उनके अपने समर्थक भी छोड़ देते हैं साथ में, ठीक है, तो उससे दिक्कत नहीं है। और इससे हौसला अफजाई करने के लिए आपका मैं गुरु गोविंद सिंह की उन पंक्तियों को याद करूँगा। वो कहते थे कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन से मैं बाज तोड़ाऊँ। अगर कोई चिड़िया आ रहा है लड़ने के लिए तो मैं एक बाज ही को काफ़ी है मेरा लड़ाना, तो हम बाज हैं। तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। तो एक हौसला बस होना चाहिए, आसमान में तो छेद हम ही करेंगे, तो इसलिए एक ही काफ़ी है। और एक का जो हिम्मत है वो 1.25 लाख पर भारी पड़ सकता है। और इसका उदाहरण बाबा साहब ने अपने जीवन से दिया है। तो इसलिए हमें निराशा नहीं पालनी है मन में। हमें ये देखना है कि जब मैं मैथिली शरण गुप्त की कविता पढ़ रहा था, हम कौन थे क्या हो गए, तो उसी समय, उसी के आसपास के समय में समकालीन थे बाबा साहब अम्बेडकर। और उस समकालीन दौर में अम्बेडकर साहब, हमारे बाबा साहब ने वो काम किया था जो काम कि हमने उस समय सोचा भी नहीं था। उन्होंने SC ST OBC माइनॉरिटी और मतलब तमाम तरह के ऐसे लोगों के लिए जो वंचित थे, उसके लिए, उनके लिए वो काम किया है जो हम आज भी याद कर रहे हैं। तो वो अकेले थे और अकेले चल रहे थे। उन्होंने अपना जता दिया कि हम कौन हैं। तो और इस कार्यक्रम की जहाँ तक बात आती है, और हम जब कार्यक्रम में आते हैं, और कार्यक्रम फिर हमारा है, टॉपिक भी है हमारा हम और हमारा संविधान। संविधान की जैसे ही बात आती है तो अब मैं फिर यहाँ आता हूँ अपने इस कार्यक्रम में। हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अब्दुल्ला बुखारी साहब। सर का बहुत ही प्रेम से स्वागत करता हूँ और अच्छा लगता है। पिछले कार्यक्रम में मैं सर के साथ था। दोस्तों, एक प्रतीकात्मक अंश जोड़ रहा हूँ आपसे मैं आपको। अब हमारे देश में हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि सबसे ऊपर भगवान है। हम सब मानते हैं, आप जिस भी धर्म के माने। बाबा साहब ने इसको नोटिस किया था और उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोग जो है धार्मिक चेतना से ज़्यादा अग्रसर होते हैं। और उन्होंने अंतिम में 14 अक्टूबर समथिंग याद है मुझे, जहाँ तक 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म कबूल लिया था। उन्होंने वैज्ञानिक धर्म कबूल कोशिश की थी। उस समय जो वैज्ञानिक धर्म था उनके नज़र में, वो कबूलने की कोशिश की। तर्कवादी जो धर्म था वो, क्योंकि जो धर्म भीरुता का जो बीज है हमारे भीतर कहीं ना कहीं मौजूद है और हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। और इस संदर्भ में जब हम भारत जैसे देश में रहते हैं तो भारत में आमतौर पे धार्मिक रीति रिवाज और उससे जो उपजा हुआ समाजीकरण है, जिससे कि हम बन के आते हैं बाहर, एक ह्यूमन के तौर पे बनते हैं, मतलब एक संसाधन के रूप में बनते हैं, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं गैप होता है कि हम धर्म से अलग जा पाएँ, क्योंकि हमारा बचपन ही वैसे बनता है। तो हम उसको ये खारिज नहीं कर रहे हैं, पहली बात। इसीलिए हमारे जो पुरखे थे उन्होंने संविधान लिखने के बाद प्रस्तावना में लिखा धर्म निरपेक्षता शब्द। समाजवादी भी लिखा। हम हर धर्म को मानेंगे, हम हर धर्म को अपने देश में जगह देंगे, मगर किसी एक धर्म की वकालत नहीं करेंगे। मगर और आप गौर कीजिएगा कि हमारे देश में हर धर्म संप्रदाय के लोग अपने जीवन में रोज़ इतनी बात जरूर समझते हैं कि हमारा जो एक ऊपर वाला है, चाहे वो जो भी है, वो एक न एक दिन हमारा हिसाब जरूर करेगा। और ये सोच के जो आम आदमी हमारे देश का है, वो इसी निर्णय पे, वो कोई नहीं पढ़ा है संविधान। हमारे देश के करीब 90% लोग तो संविधान को रोज़, शायद ही 90% लोग संविधान को देखे होंगे या फिर पन्ना उल्टाए होंगे।
मगर उनके मन में एक बात जो जहन में रही है वो ये बात कि हमें गलत नहीं करना है, हमारा हिसाब कोई और करेगा। और ऐसे प्रसंग को याद करते हुए मैं जब देखता हूँ कि हमारे संविधान सभा यानी बैठक की अध्यक्षता अगर अब्दुल्ला बुखारी साहब करें तो ये प्रतीकात्मकता जुड़ जाती है वहीं से। तो इसलिए सर का स्वागत है, हम सुनना चाहेंगे उनको। और मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि आप जिस भी धर्म और संप्रदाय के हैं प्लीज़ अपने भीतर उसे ज़रूर शिद्दत से जिएँ, मगर जब सामाजिक जीवन में क्रांति की बात आती है तो उसमें टकराव मौजूद नहीं हो। ये बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम संविधान के कॉन्सेप्ट को पूरा कर पाएंगे और हम भारत के लोग शब्द का वाक्यांश को पूरा कर पाएंगे। अगर हम भारत के लोग का कंसेप्ट क्रिएट ही नहीं हुआ तब तो अभी प्रमोद साहब ने चिंता जताई थी कि हमारे देश में केवल 11 लाख अम्बेडकराइट संगठन हैं और फिर भी हम अकेले अकेले बिखरे हुए हैं, है ना। हमारे देश में अगर मैं पूरे संगठनों की बात करूं, हर जाति संप्रदाय के संगठनों की बात करूं, तो मैंने करीब 2 साल पहले डेटा निकाला था। उस समय मुझे निकला था 14 लाख संगठन थे। और उसी समय मैंने एक लाइन और खोजने की कोशिश की कि भारत में कितनी सेना है, तो 14 लाख पर के समथिंग सेना का भी जवान है भारत में। तो अगर सेना का काम है देश की सुरक्षा करना और संगठनों का काम है कि सामाजिक जागृति लाना, देश की सुरक्षा तब की जाती है जब देश पे संकट हो, और जागृति का काम तो रोज़ होता है। हम सुरक्षा की, हर आदमी अगर जागरूक हो जाए तो उसको सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहिए था, मगर इतने सारे संगठन होते हुए भी कोई भी सामाजिक काम नहीं कर रहे हैं, ये बहुत दुखद है। मतलब कितनी बड़ी बात है। आप अभी हम बोलेंगे कि 11 लाख संगठन केवल हमारे हैं और मैं कुल मिला के जरूरत और ज़्यादा ही होगा, मगर हम सब सोए हुए हैं। हमारे मतलब ज़्यादातर लोग उसमें सोए हुए हैं, हम कम लोग जागरूक हैं, और जो लोग जागरूक हैं वो निराशाग्रस्त हो जाते हैं, कई बार हिम्मत टूट जाता है। अब एक बात और देखिए, यहीं पर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, लिंक जोड़ता हूँ। मैं लिंक ही जोड़ रहा था तब से अपने वक्तव्य का कि अपने हमारे आज के कार्यक्रम में जो बातचीत होनी है उसका क्या सार संक्षेप होना चाहिए था। अब है क्या कि हमारे संगठन की अध्यक्षता अभी सर कर रहे हैं, अब्दुल्ला सर कर रहे हैं, बुखारी सर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी देश में संविधान दिवस कौन मनाना शुरू किया। 2015 में इसी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, मतलब मोदी जी की गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय कानून दिवस को बदल के संविधान दिवस किया। और ये जो सरकार है ये पक्का आप जानते हैं कि धार्मिक अभिरुचि, अतिवाद को फैलाने वाली सरकार है। ये बहुसंख्यकवाद को उभारने वाली सरकार है। बहुसंख्यकवाद मीन्स एक तरह के धार्मिक लोगों को उभार के उसको एकजुट कर लेना, बहुसंख्यक, और किसी एक के खिलाफ भड़का देना। बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों को इस सरकार ने भड़काया है और इसी सरकार ने संविधान दिवस शब्द दिया है 2015 में। 2014 में सरकार आती है और इसी ने संविधान दिवस शब्द दिया है। देखिए, हमसे ज़्यादा तेज हमें सोचने वाले लोग हैं और हम बिखरे हुए लोग हैं। हम जो आज कह रहे हैं वो 100 साल पहले से सोच रहे हैं। उन्होंने मनुस्मृति उस समय लिखा जब आदिकालीन भारत था, जब ये कोई सोच भी नहीं सकता था दलित और पिछड़ा या वंचित कि हमारा शोषण हो रहा है, तब उसने ये लिख दिया। हमारे बड़े बड़े ताकतवर राजाओं को, जो नागवंशी राजा थे, उनको उन्होंने शूद्र बना दिया, अछूत बना दिया, है कि नहीं। और ताकतवर लोगों के सामने उन्होंने एक ऐसा नियम ला दिया कि हम मानसिक रूप से अपने को कमज़ोर समझने लगे, एक धार्मिक किताब के बदौलत बस। और बाबा साहब ने उस धार्मिक किताब को जलाकर ये बताया कि ये जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है हमारे डिप्रेस क्लास पे, ये खारिज करते हैं हम। इतनी हिम्मत बाबा साहब में थी, और उस समय थी जब वो बिल्कुल अकेले थे। तो अकेलेपन का कोई डर नहीं है, अकेलेपन से कभी डरना नहीं हमें। हम अकेले ही रहेंगे। हाँ, ज़मीन पे चल रहे हैं, चलेंगे ज़मीन पे, आसमां को देखेंगे और सितारे तक पहुँचेंगे। इतनी बात होनी ही चाहिए। तो एक ये बात है। दूसरी और बात एक मैं कहता हूँ, अब बात आती है जिस सरकार ने संविधान दिवस मनाने की शुरुआत की है उसकी मंशा क्या थी। अब बात यहाँ भी होनी चाहिए। उसकी मंशा ये थी, अब देखिए मैं आपको याद दिलाऊं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग अच्छे समुदाय और समाज से आते हैं।
हमारे देश में हम जिस लोकतंत्र की चिंता कर रहे हैं, इधर 15-10 सालों में हमने काफ़ी ज़्यादा चिंता व्यक्त की कि लोकतंत्र मतलब खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में, ये शब्दावली बहुत ज़्यादा आई। मगर अब आपको आज की चिंता, चूँकि हम जहाँ तक हैं और हमारा संविधान जब शब्द आया है, टॉपिक है हमारा, तब मैं इस पे बात कर रहा हूँ कि जैसे ही हम लोकतंत्र की बुनियाद को टटोलते हैं तो भारत में तो सबसे पहले लोकतंत्र की बात आती है। हमने लिच्छवी गणराज्य को देखा है, वैशाली गणराज्य को देखा है, तमाम तरह के गण थे भारत में, उसके अलग अलग राजा थे। मगर है क्या कि इसी क्रम में उस गण और गण सभ्यता को, गण कल्चर को जो है ध्वस्त किया गया राजतंत्र के द्वारा। हमने ये पढ़ा है कि लिच्छवी गण को कैसे अजातशत्रु ने ध्वस्त किया, उस समय 6ठी शताब्दी की में ही पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद तमाम तरह के लोक गण जो थे उसको ध्वस्त किया गया राजतंत्र के द्वारा। राजतंत्र ने क्या किया, व्यापार को अपने हाथ में लिया। और आपको याद होगा जब 6ठी शताब्दी का इतिहास आप पढ़ेंगे, पूर्व का इतिहास पढ़ेंगे, तो ये जो गंगा की जो धारा थी, इस पे कब्जा जमाने के लिए अजातशत्रु ने वैशाली गण को पछाड़ा, वज्जी गण को पछाड़ा, लिच्छवी गण को पछाड़ा था, ठीक है। तो ये तो शक्ति का संघर्ष जो था, पावर स्ट्रगल जो था, उसमें ये चीज़ें आई थी। वो लोग भी, हम ये नहीं जानते हैं कि उस समय जाति या संप्रदाय था या नहीं था, मगर ये पावर स्ट्रगल जो था ये तो हर समय रहा है, इसमें कोई तुक नहीं है, दो राय नहीं है। तो एक गण को खारिज किया गया। उस समय वश्यकार नाम का एक मंत्री होता है। मैं एक इतिहास का एक टॉपिक आपसे छेड़ना चाहता हूँ, छोटा सा टॉपिक है। अजातशत्रु ने मंत्री ने अजातशत्रु को कहा कि ऐसा है कि मैं आपको एक षड्यंत्र बताता हूँ, इस षड्यंत्र पे अगर आप चलेंगे तो निश्चय ही वज्जी गण या फिर गंगा के उस पार के हाजीपुर के तरफ के जो भी गण हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, वैशाली गण खत्म हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा क्या, वश्यकार नाम है उसका, डी कौशाम्बी के इतिहास में यह है, देख लीजिएगा। वश्यकार ने उसको सुझाव दिया अजातशत्रु को कि मुझे आप मार पीट के बाहर कर दीजिए, देशद्रोह का मुकदमा चला दीजिए मेरे ऊपर और मुझे बाहर कर दीजिए, देश से निकाला दे दीजिए। वश्यकार को अजातशत्रु ने खूब पीटा, इतना पीटा कि जैसे मरणासन्न ही हो गया हो। और ये बात चाल थी किसकी, वश्यकार की ही थी, मंत्री की ही थी। गौर करेंगे, मैं कहानी का संदर्भ बताऊंगा बाद में कि क्यों मैं कहानी बोल रहा हूँ। वश्यकार ने कहा मुझे मारिएगा, पीटिएगा खूब, मारा पीटा उसको और उसको देश से निकाला दे दिया, एकदम फरमान जारी कर दिया सरकार ने, अजातशत्रु ने। वश्यकार जैसे ही देश निकाला उसको मिला तो जाता कहाँ, वो आसपास भटक रहा था। उसके अब वैशाली गण के लोग जो थे, जो हाजीपुर तरफ रहते थे, वर्तमान में जो हाजीपुर है उधर के जो लोग रहते थे, पावर स्ट्रगल था कि गंगा पर जो यातायात था, परिवहन था, उस पर टैक्स हम वसूले, राजा का कहना था। और वो कहता था कि हम वसूलेंगे, तो उधर का वो लेता था, इधर का ये लेता था, तो ऐसे में व्यापार महंगा हो गया था। इसीलिए अजातशत्रु उस पर आक्रमण करके उसको मिलाना चाह रहा था। तो ये जब हुई तो वश्यकार को क्या हुआ कि वश्यकार तो मार खा लिया उस षड्यंत्र के, अपने ही षड्यंत्र के हिसाब से। फिर क्या हुआ कि वैशाली गण के लोग देखा कि अरे वश्यकार तो उसका दुश्मन अब हो जाएगा, अब हम उसको अपने में मिला लेते हैं। एकदम ठीक वैसी ही हुई घटना जैसा कि वश्यकार ने सोचा था। और वैशाली गण में वो उसका स्वागत किया गया, अगले दिन वश्यकार का स्वागत किया गया। और वश्यकार जाकर वैशाली गण को, यानी कि उस पार जितने भी गण थे उसके लोगों को आपस में बाद में ये कहना शुरू किया, करे तुम तो फलाना के बेटा हो, तुमको तो गण में ये स्थान मिलना चाहिए था, तुम तो चिलाना के बेटे हो, तुमको तो गण में ये स्थान मिलना चाहिए था, देखो तुम्हारे बाप का कहना नहीं माना, तुम गण से विद्रोह कर दो। ऐसे करके उसने पूरे गण को कमज़ोर कर दिया। और जब गण पूरी तरह कमज़ोर हो गया आपस में ईगो के कारण, तो राजा को उसने सूचना भिजवाई कि अब आप आक्रमण कर सकते हो। और बाद में उस गण का मट्टी पलित होता है, अजातशत्रु का उस पर शासन हो जाता है। ये हमारे सामने इतिहास में है। अब मैं आता हूँ इसके वर्तमान संदर्भ पे। इसके वर्तमान संदर्भ पे बात होती है। अब देखिए, भारत में पहले ही गण राज्य था, गण का शासन था, राजाओं से टसल चल रहा था, मगर गण मजबूत था। मगर अब दुनिया के हम जिस समाज में अभी रह रहे हैं,
हमारे समय का जो अपना इतिहास है उसमें अब गौर करें तो हम देखते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र की सबसे पहले स्थापना होती है। अमेरिका में जो लोकतंत्र की स्थापना होती है वो कब होती है, ये भी देखने वाली बात है। हम देखें अमेरिका में जब लोकतंत्र की स्थापना होती है तो उस समय औद्योगिक क्रांति का दौर होता है। याद कीजिएगा, औद्योगिक क्रांति का दौर होता है। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन इतना बढ़ा दिया कि उसको अब वितरित करना, डिस्ट्रीब्यूट करने में कठिनाई हो रही थी। आपको बताएं कि मुक्त व्यापार के लिए चार्टर एक्ट लाया था EIC, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ब्रिटेन ने लाया था 1813 में। 1813 में एक चार्टर आया कि हम मुक्त व्यापार करेंगे, ठीक है ना। मुक्त व्यापार अभी जो FDI की बात होती है वो मुक्त व्यापार का ही एक ऐतिहासिक बीज उसी में मौजूद है उसका। तो उस समय लाया। अब बाजार चूँकि शक्तिशाली था, औद्योगिक क्रांति का मतलब कि बाजार शक्तिशाली हो गया था। माने एक जमींदार के पास जितनी संपत्ति होती थी उससे ज़्यादा संपत्ति एक कारखाने के मालिक के पास हो गई। अब कारखाना के मालिक को इतनी ताकत थी कि वो अपने धन के बल पे बाजार को मूव कर सकता था। ऐसे स्थिति में उसी दौर में अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना होती है कि बाजार को नियमित किया जा सके, बाजार में किसी एक आदमी की दखल ज़्यादा न बढ़े, इसीलिए वहाँ पे लोकतंत्र लाया गया। अब देखिए लोकतंत्र का जनक लोकतंत्र क्रिएट कैसे हुआ? बाजार ने लोकतंत्र को क्रिएट किया। अब बाजार ने लोकतंत्र जैसे क्रिएट किया, लोकतंत्र की ज़रूरत को महसा की, क्योंकि सबका समान सहभागिता बने उत्पादन को डिस्ट्रीब्यूट करने में, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, ये चीज़ें हो। यहाँ पर अब हमारे देश में आज जब हम बात करते हैं और भारत में जब लोकतंत्र आता है, यानी उसी पैटर्न पे जब उससे ज़्यादा अधिक उपजाऊ तरीके से दृष्टि सम्मत होकर जब हमारे यहाँ लोकतंत्र आता है संवैधानिक ढांचे के रूप में, तो वो तो लोकवादी था, वो तो जनवादी था, थोड़ा वो तो समाजवादी था, लिखा हुआ भी है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष था। एक ऐसे देश से लोकतंत्र की अवधारणा विकसित हुई जो पूंजीवादी था, जो पूंजी को सबसे ज़्यादा अहमियत देता था। उसकी गोद से निकला लोकतंत्र, क्योंकि उसने देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है पावर का, पैसे का, ये बराबर होना चाहिए। उसने जो दुनिया में फैलाया उसको हमने तरजीह दिया। हम चूँकि ऐतिहासिक रूप से भी ऐसे थे तो हमने कहा कि नहीं भाई हमारे यहाँ भी लोकतंत्र होना चाहिए, तो हमने समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना की। उसी सिलसिले में जब औद्योगिक क्रांति की बात हो रही थी तो हम देखते हैं कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो आता है 1848 में जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र आता है उसमें भी वैज्ञानिक समाजवाद की चर्चा है, और उससे प्रेरित दुनिया में ये बातें आ ही रही थी। क्रांति का दौर जारी, जो क्रांतिकारी ये बात मतलब हम देखें कुल मिला के कि बाजार जो क्रिएट कर रहा था वो एक ऐसा था कि वो सबके हित के लिए लोकतंत्र को ला रहा था। हमने उससे अलग राह अपनाई और हमने समाजवादी लोकतंत्र के कि इस बार में जब लोकतंत्र की स्थापना इस तरह से होती है, भारत में हमारे जो चिंतक थे, हमारे जो बाबा साहब जैसे लोग थे, उन्होंने ये देखा कि भाई हमारे लिए तो हमारे जो लोग हैं उसके पास तो पूंजी है ही नहीं, हम तो बहुत कमज़ोर लोग हैं। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, लोकतंत्र हमारे यहाँ जो है उसका ढांचा जो है वो गरीबोत्थान, समाज के उत्थान में होना चाहिए और सबसे निचले तबके का जो लोग है उसको अहमियत देते हुए होना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से, मेरे ऑब्जर्वेशन में ये बात उनके ध्यान में रही थी, तभी ये शब्दावली लाया गया, लोकतंत्रात्मक गणराज्य और समाजवादी। हम लोग जितनी भी टेंशन व्यक्त करें, जितना भी भाव व्यक्त करें, उसका एक बात मात्र आधारभूत शब्द यही है कि हम समाजवादी गणराज्य चाहते हैं। हम ऐसा गणराज्य चाहते हैं जिसमें सब बराबर हो, किसी के हित के लिए किसी का अहित नहीं किया जाए। तो ये अब क्लियर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि एक धार्मिक देश में संविधान आया, ऐसा संविधान आया जिसने कि धर्मनिरपेक्षता की बात की,
सबको समान रखने की बात की, धार्मिक सांप्रदायिक रूप से भी, उस देश में उस सत्ता ने फिर अभी ऐसा संविधान क्रिएट करने की कोशिश की, NRP, CA, फिर NEP वगैरह जो है, क्या NRC नाम से, उन्होंने ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की कि हम बहुसंख्यकवाद को उभार दें और जो दलित पिछड़े लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, इसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपने ही लोगों को लड़ा करके उन्होंने ये हिम्मत दिखाया और ये सफलीभूत भी हुआ। इसके केंद्र में धर्म था, इसके केंद्र में धर्म था, बहुसंख्यक लोगों का जो धर्म है वो था। और वो धर्म धर्म के खिलाफ भड़काया गया। इसी देश में धर्म को धर्म के खिलाफ भड़काया गया। एक हिंदू पंथ के लोगों को मुस्लिम पंथ के खिलाफ भड़काया गया, और एक ऐसे धर्म जैसे जिसमें कि आप अछूत समझे जाते हैं, आप निकाले ही समझे जाते हैं। अभी सबने चिंता जाहिर की कि राष्ट्रपति तक को मंदिर में नहीं घुसने देता है। तो भाई सोच सकते हैं आप कि कैसा धर्म है। और उस धर्म में भी हमारे ही लोग, जिसको हम OBC कहते हैं, जिसको हम SC ST कहते हैं, वही लोग शामिल होके ऐसे लोगों के खिलाफ लड़े जिन्होंने निचले वर्ग को, भारत में तो सब मुसलमान बाहर से नहीं आए हैं, सब ज़्यादातर लोग तो यहीं के थे जो कि त्रस्त थे उधर से, वही लोग, उनको संरक्षण मिला, उनको बराबरी का अधिकार मिला, उनको मस्जिद में जाने का अधिकार मिला। जब बराबरी देखा तो लौटे। और बहुत सारे लोग तो ज़मींदार भी थे। मैंने तो आधा गांव पढ़ा है, राही मासूम रजा पे मैंने PhD है। मैंने देखा है कि बहुत सारे ज़मींदार मुग़ल पीरियड में भी आ गए थे, क्योंकि उन्हें उस समय सत्ता का लोभ सता रहा होगा। और जो निचले वर्ग के लोग आए, उन्होंने ये देखा कि भाई बराबरी का हक मिल रहा है मुझे यहाँ पे, क्या ज़मींदार क्या चटाईदार सब साथ में बैठ के पूजा कर रहा है। तो ये हासिल थी कि जिस धर्म ने आपको सहूलियत दिया था उसके खिलाफ आपको भड़का दिया इस सत्ता के लोग ने। और हमने क्या किया, बस उसकी बात पे भड़क गए, राम के नाम पे भड़क गए, हनुमान के नाम पे भड़क गए। तो अब ये बात है कि हमको ये बात जहन में रखनी होगी हमेशा कि हमें पंथ निरपेक्ष बनना ही पड़ेगा, तब कोई भटका नहीं पाएगा। अगर आपके जहन में कहीं भी धर्म की वो जो एक निष्ठता है, उसको अगर कहीं भी वो बीज के रूप में भी मौजूद है, तो आप कभी भी बाबा साहब के संविधान पे या उनके रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। एकदम तय है, नहीं चल पाएंगे। और जब नहीं चलेंगे तो संवाद भी नहीं कर पाएंगे। संवाद नहीं कर पाएंगे तो आप अकेले ही चलेंगे फिर। तो इसलिए हमें इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तब हम क्रिएट होगा और हमारा संविधान क्रिएट होगा। हम ये जो टॉपिक है ये बहुत विशाल अर्थ रखता है अपने आप में, ये तब फलीभूत होगा और तब हमारे पास एक जागृत समाज आएगा जो इस देश को चलाएगा। अभी तो जो लोग सत्ता में हैं वो तो दिखते हैं, वो तो OBC की राजनीति करते हैं, OBC के भी कहीं नहीं है। मैं OBC वर्ग से आता हूँ, मगर मैं देखता हूँ कि सारी रीति नीति OBC के विरुद्ध है। OBC का कोई प्रोफेसर भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं ये कह रहा हूँ, एक प्रोफेसर होने के नाते मैं देख रहा हूँ अभी जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही है, 13 पॉइंट रोस्टर आया, सब जानते हैं क्यों आया 13 पॉइंट रोस्टर। रातों रात बहाली करने के लिए आया, सवर्ण लोग जो थे सबको बहाल कर दिया गया। यूनिवर्सिटी में विभाग को इकाई बना दी गई, उसके खिलाफ हमारे लोगों ने संघर्ष किया। लेटरल एंट्री वगैरह हुआ UPSC में, तो हमारे खिलाफ तो सारे चीज़ चल ही रहा है, वो रातों रात मजबूत हो रहे हैं। और उनकी दिक्कत, उनकी अच्छी बात क्या है कि वो कम हैं, वो 3-4% लोग हैं, मगर उनका सबका दिमाग एक है ना। और हमारे पास ऐसा नहीं है। 12 बनिया 13 हुक्का, तैयो चले धक्कम धुक्का, ये बात है। हम ऐसा कहावत गढ़े हुए हैं ना, हमारे पास कहावत मौजूद है। 12 बनिया है, संख्या में कम लोग हैं, 13 हुक्का है, फिर भी धक्कम धुक्का चल रहा है। तो ये दिक्कत है। अब इस दिक्कत को हम नहीं समझेंगे तो हमें दुश्मनों से डर नहीं है, हमें अपने आप से दिक्कत है, क्योंकि हम संवाद नहीं कर पा रहे हैं। और संवाद करने के लिए जब तैयार होते हैं तो आदमी ही नहीं मिलते हैं। तो ये दिक्कत है, इन सबको हमें देखना होगा और तब हम कह पाएंगे कि कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और गुफ्तगू चलती रहे
कुछ तुम चलो कुछ हम चलें और रास्ते कटते रहें। तो इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बुलाया।